एग्जाम आप लोगों का नेक्स्ट टू नेक्स्ट वेडनेसडे। आज कौन सा दिन? आज है थर्सडे। कमिंग वेडनेसडे, नेक्स्ट वेडनेसडे। ठीक। आज मैं कुछ क्वेश्चंस भी दे दूंगा लोकोमोशन मूवमेंट का, पूरा दे दिया। कुछ क्वेश्चन शेयर किया था क्या? मैं नहीं किया था ना, आज शेयर कर देंगे। बताओ। हाँ। डिपोलराइज करना जरूरी है। समझो बात, कैल्शियम का रिक्वायरमेंट कब है? एक्सॉन टर्मिनल पे। समझो, अब एक्सॉन से एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, एक्शन पोटेंशियल एक सेगमेंट पे आया, वो डिपोलराइजेशन करा नेक्स्ट सेगमेंट। ये गेम चलता रहा। जब तक साइनेप्टिक बल्ब में नहीं आएगा तब तक कैल्शियम चैनल्स ओपन नहीं होगा। तो साइनेप्टिक बल्ब में कैल्शियम चैनल ओपन करने के लिए एक्शन पोटेंशियल आया, फिर डिपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन, फिर कैल्शियम आयंस, फिर साइनेप्टिक बल्ब के लिए कैल्शियम आयंस आ गया। अब उसके बाद सिग्नल कैल्शियम आयंस जैसे ही आ गया, और सिग्नल की जरूरत नहीं है, बाकी काम कैल्शियम आयंस खुद कर लेगा। एक चीज देखो, डिपोलराइजेशन मैंने बताया, फिर कैल्शियम आयंस बताया, उसके बाद मैं क्या एक्शन पोटेंशियल बताया? नहीं बताया ना। नॉर्मली क्या होता है? डिपोलराइजेशन, फिर एक्शन पोटेंशियल। इधर हुआ है क्या? नहीं ना। फिर कैल्शियम आयंस आया, कैल्शियम आयन ट्रांसमिट कर दिया टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। समझ में आया? तो कैल्शियम आयंस ज्वाइन कर गया, साइनेप्टिक गटर हो गया, वो सिग्नल चला गया। और एक्शन पोटेंशियल कब नेक्स्ट न्यूरॉन पे गया? मैंने क्या कहा? जब वो ओपन करा, लिगेंड गेटेड चैनल हुआ, तब सोडियम आया, तब एक्शन पोटेंशियल। कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ, सर्कोलेमा में। तो एक्शन पोटेंशियल उतना ही दूर तक मुझे चाहिए था जब तक कैल्शियम आयंस नहीं घुसेगा, बिकॉज दिस इज अ साइन माने की बोले न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसीलिए वो अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाता तो दैट वाज अ डिफरेंट गेम। न्यूरॉन टू न्यूरॉन अगर होता दैट वाज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। आज ये नहीं है, क्या नाम है अपना, कहां गया वो? लेकिन तू आ गई, वाह, भाग्य लोग की आ गई, अच्छी बात है। ग्रुप में लिख दे, ज्वाइन फास्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज मनी, मनी इज स्वीटर देन हनी। कि भुवनेश्वर, तब खबर ठीक? क्या हुआ? फीवर? हेवी लग रहा है तो जैकेट कहाँ है तेरा? हेड हेवी, ओके। हेड का नॉर्मल वजन कितना होता है? वो तो पता नहीं, और हेवी लग रहा है मतलब उससे बढ़ गया क्या? क्या बात देव प्रसाद, नमस्कार सर। चलो स्टार्ट करें। क्या आरिश, आप एब्सेंट थी परसों, इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन करा, वीडियो देखा? क्या करती है घर में? पढ़ाई वढ़ाई करने का मन नहीं है? फिर दिल्ली चला जा, दिल्ली से आई थी ना। तो पढ़ाई अगर करने का मन नहीं है तो आज आप लोगों का पेरेंट मीटिंग है। ओके, वेरी गुड। बड़ी, हाँ जी, आप लोगों का पेरेंट मीटिंग है ना आज? बढ़िया है। तो पेरेंट आएंगे ना? किरे, उम्मे, आएगी, आएगी ना पेरेंट? क्यों? समझ में नहीं है। पापा को पता है तो क्या है? ओके, यू डोंट हैव द इनपुट फ्रॉम देम। ओके। और आरिश, आपके पेरेंट्स आएंगे? और कोई एक आने से ही चल जाएगा काम। और केनेथ, विल एनी वन ऑफ योर पेरेंट कम? यू विल गिव द एग्जाम? वाई? नेक्स्ट टाइम देना है, 20th का एग्जाम यू शुड गिव। कोई आएगा? नो सर, क्यों नो सर? इधर आप अकेले हो? हाँ, क्लासरूम में तो आप अकेले ही हो, यू आर द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फैमिली आउट हियर। एक हफ्ते बाद आ जाएंगे तो एक हफ्ते बाद वो लोग मिलेंगे ना आके, तो बता दीजिएगा एक हफ्ते बाद मिलने के लिए, है ना? कौन आएंगे? शी इज ट्राइंग, you told her not to try, apparently you told her not to try.
Okay, okay, okay. At times you are honest. चलो, तो ये क्या डिजीज वाला पार्ट बचा है बोला आपने, तो डिजीज वाला निपटा देते हैं अभी। डिजीज वाला पार्ट इजी है। अच्छा, पहला वाला कौन सा है? गाउट ना, क्या था फर्स्ट वाला? माइस्थेनिया ग्रेविस, तो पढ़ा दिया था आप लोगों को। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज, वो तो पढ़ा दिया था ना जिस दिन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाला पढ़ाया था। 2 ऑटो इम्यून डिजीज पढ़ाया था मैंने। लैम्बर्ट सिंड्रोम, ये कौन सा किताब है बेटा? फिंगर टिप्स, ये इतना मोटा हो गया? मैं ये किताब देखा नहीं है, सुनता ही हूं, मतलब ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन वाला बुक है तो। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन वाला बुक है ना, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, यही बुक है। ये एक ही किताब है? I'm not at all accustomed with that book. Anyway, एनसीईआरटी है ना आपके पास? बस बेस्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ठीक है, वो सॉल्व करने के लिए ठीक है, लेकिन वो टफ है ज्यादा। अली इज मोर टफ। मेरे पास एक किताब है, इधर नहीं, आज घर में है, दैट इज एम फॉर एम्स। 2019 तक जितने भी एम्स का क्वेश्चन आया था, हर एक क्वेश्चन का एनसीईआरटी पेज नंबर के साथ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भयंकर बुक है। दैट बुक वाज डेवलप्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ एम्स, दैट केम आउट इन 2016। बहुत बढ़िया बुक है। अजय, तो हाँ, तो ये वाला हो गया, माइस्थेनिया ग्रेविस वाला हो गया। तो माइस्थेनिया ग्रेविस को आपको पता ही है कि माइस्थेनिया ग्रेविस में एज क्या है, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज बनता है। लैम्बर्ट सिंड्रोम में कैल्शियम आयन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज बनता है। ये डिस्कशन तो हो गया था आप लोगों का। अब चलिए नेक्स्ट है, उसके बाद देखो गाउट, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर। It's a genetic disorder. What happens here is, my dear students, what happens here is there is gene duplication. Gene duplication समझते हो? कोई भी एक जीन सिंगल होना चाहिए, वो डबल हो गया, म्यूटेशन के वजह से हुआ है। इट्स अ म्यूटेशनल डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब ड्यू टू म्यूटेशन, ड्यू टू म्यूटेशन। और म्यूटेशन में क्या होता है बेटा, कोई भी एक जीन, कोई भी एक जीन जो सिंगल होना चाहिए, वो सडनली डुप्लीकेट कर जाता है, डबल हो जाता है। Got it? And the gene is called DMD, Duchenne muscular dystrophy gene. So what happens is, due to mutation, so a gene which produces a protein called dystrophin. प्रोटीन का नाम है डिस्ट्रोफिन, समझे? ये मसल प्रोटीन, ए मसल प्रोटीन, ठीक है, ए मसल प्रोटीन। So a gene which produces a muscle protein which is called dystrophin, that gene is duplicated. ठीक है? So is duplicated. Duplicated मतलब जीन मल्टीप्लाई हो जाएगा, that is called, therefore called gene duplication. Mutational disorder को हम लोग कहते हैं जीन डुप्लीकेशन। और ये जीन का नाम है, the gene is called, जीन का जो नाम है, that is DMD gene. Full name Duchenne's, DUCHENE, Duchenne मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी। अब जरा पढ़िए, पढ़िए वो पैराग्राफ। একজন অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার বলে ডিস্ট্রফি पर, ठीक है, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल्स। तो इस कंडीशन में क्या होगा, दिस विल लीड टू प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन of skeletal muscles, क्योंकि दिस प्रोटीन डुप्लीकेशन के वजह से व्हाट हैपेंस, द जीन गेट्स ब्लॉक्ड। जीन डुप्लीकेट करके, जीन क्या है, सेकंड जीन विल ब्लॉक द फर्स्ट जीन। सेम जीन है, डुप्लीकेट कर गया, सिंगल होना चाहिए तो काम कर रहा था, अब डुप्लीकेट हो गया, क्या हुआ, जीन ब्लॉक हो गया। गॉट माय पॉइंट? सो देयरफॉर द जीन कैन नॉट सिंथेसाइज द प्रोटीन एनीमोर, एंड देयरफॉर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन सिंथेसिस इज लॉस्ट। एंड डिस्ट्रोफिन प्रोटीन सिंथेसिस अगर लॉस हो गया तो व्हाट विल हैपन, द स्केलेटल मसल विल डिजेनरेट, धीरे धीरे सूख जाएगा मसल, समझे ना, एकदम एट्रोफी ऑफ द मसल्स कहते हैं, एकदम थिनिंग ऑफ द मसल्स हो जाएगा ड्यू टू द डिजेनरेशन ऑफ द प्रोटीन्स। तो व्हाट हैपेंस इज, स्केलेटल मसल्स ड्यू टू
lack of synthesis of dystrophin protein. In muscles, in skeletal muscles. समझे? Done. That is muscular dystrophy. समझ में आ गया? So gene duplication अगर होगा, the second gene will inhibit the first and ultimately the genes will be blocked. So no dystrophin synthesis and therefore degeneration of the muscles. Clear? Dystrophin synthesis नहीं होने के वजह से ये होता है. Clear? चलो next. Oh, टिटैनी. टिटैनी तो पता ही है आप लोगों को. Lack of calcium in the blood. टिटैनी कौन सा डिजीज में होता है? पैराथॉर्मोन. पैराथायरॉयड ग्लैंड है ना, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड कहां है? लोकेशन क्या है? वेरी गुड, 2 in each lobe. और थायरॉयड ग्लैंड का लोकेशन कहां है? वेरी गुड, either sides of the trachea, connected by a isthmus which is nothing but a thin flap of connective tissue sheath. NCERT का लाइन, thin flap of connective tissue sheath. वेरी गुड. और उसमें 2 लोब्स और हर एक लोब के डोर्सल साइड में 2-2 करके रहता है. दैट इज पैराथॉर्मोन, पैराथायरॉयड ग्लैंड. तो पैराथायरॉयड ग्लैंड से सीक्रेट होता है. तो ये अगर थायरॉयड ग्लैंड है, ये अगर थायरॉयड ग्लैंड है, तो ये बन गया पैराथायरॉयड. समझे? ये डॉट डॉट क्यों दिया? बिकॉज एट दी डॉर्सल सरफेस है, पीछे की तरफ है. तो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड secretes the hormone called parathormone. अब ये पैराथॉर्मोन का जो नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉलिप्स हार्मोन. कॉलिप्स हार्मोन, ठीक? कॉलिप्स हार्मोन. अब ये पैराथॉर्मोन को कहते हैं हम लोग हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन. इट इज कॉल्ड हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन. हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन मतलब ब्लड कैल्शियम लेवल को ये बढ़ा देता है. इट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल. समझे ना? कैनो? सिंस इट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल, सो इट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल. अगर ब्लड कैल्शियम लेवल ये इंक्रीज करवा देता है, देन व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ हाइपोसिक्रेशन ऑफ पैराथॉर्मोन. अच्छा, वन मोर थिंग. पैराथॉर्मोन कौन सा टाइप ऑफ हार्मोन है? इट्स अ पेप्टाइड हार्मोन. एनसीईआरटी का लाइन. पैराथॉर्मोन इज अ पेप्टाइड हार्मोन. इसका नेचर इज पेप्टाइड. एनसीईआरटी लाइन, पेप्टाइड हार्मोन. एंड पैराथॉर्मोन इज एंटागोनिस्टिक टू थायरोकैल्सिटोनिन. और थायरोकैल्सिटोनिन इज अ प्रोटीन हार्मोन. थायरोकैल्सिटोनिन इज अ प्रोटीन हार्मोन. समझे? ये सब एनसीईआरटी का असली चीजें हैं और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और 100% गलत हो जाएगा. जनरल टेंडेंसी लोगों का क्या है, स्टूडेंट्स का? थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन एंटागोनिस्टिक, तो इसका रिलेशनशिप, नेचर भी सेम होगा. लोग सोचते हैं वो अगर प्रोटीन है तो ये भी प्रोटीन है. नो, वो अगर प्रोटीन है ये पेप्टाइड है. गॉट इट? तो एनसीईआरटी, इफ यू सी एनसीईआरटी में एनसीईआरटी क्लियरली लाइट्स. एनसीईआरटी है आपके पास? केनेथ, यू डोंट हैव एनसीईआरटी विद यू राइट नाउ? बेटा, if I am talking of NCERT, then I am talking of NCERT only, because I don't understand this. हाँ, उसका किताब देख. तो पैराथॉर्मोन निकाल, ओपन पैराथॉर्मोन, पैराथायरॉयड ग्लैंड. हाँ, पैराथायरॉयड में देखो, पैराथॉर्मोन इज अ पेप्टाइड हार्मोन. देखो, मार्क करो वो वर्ड को, पेप्टाइड को मार्क करो. इट्स अ पेप्टाइड हार्मोन. ठीक है? इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग. अब ये हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन, आई मीन टू से, व्हाट डू आई मीन टू से बाय हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन? By hypercalcemic hormone, I mean it increases the blood calcium level. Now you think of one thing, my dear. Look at this. If there is a hyposecretion of parathormone. अच्छा, एक चीज और, hypercalcemic hormone मतलब क्या है? ध्यान से देख. It increases the blood calcium level. So how does it increase the blood calcium level? Look at this. मैं 3 लिख रहा हूं. Bone, intestine, renal tubule. 3 लिखा मैंने. बोन, इंटेस्टाइन एंड रेनल ट्यूब्यूल. आई रोट 3. ध्यान से देख. बोन से अभी है ब्लड. व्हाट आई मीन इज, फ्रॉम द बोन्स द कैल्शियम विल कम टू द ब्लड. फ्रॉम इंटेस्टाइन द कैल्शियम विल कम टू द ब्लड. फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल द कैल्शियम विल कम टू द ब्लड. These are the 3 sources of calcium with which calcium can come into the blood.
These are the three sources from which calcium can come into the blood. When it comes from bone, due to decalcification of bones, calcium bone से निकल के आ जाएगा बाहर. That is called resorption. RESORPTION लिखा है NCERT. Resorption. That is called bone resorption. From intestine जब calcium जा रहा है, that is called absorption. That is called absorption. That is called absorption. And from renal tubule जब जा रहा है, that is called reabsorption. Please remember these three words. है ना? Because from the kidney, from the nephron, it is always reabsorption. From the intestine, it is always absorption. And from the bones, it is always resorption. Got it? अब ध्यान से सुनो. अगर hyposecretion हो रहा है, if there is hyposecretion of parathormone, then what will happen? Lack of calcium in the blood. Lack of calcium ions in the blood. Right? Any doubts? If there is lack of calcium ion in the blood, then what will happen? Then what will happen? Muscle contraction will be irregular or incoordinated. Remember this, my dear. Muscle contraction will be irregular or incoordinated. So it will result in irregular or incoordinated muscle contraction. Irregular or incoordinated muscle contraction. Am I clear? So lack of calcium in the blood, that will result in irregular incoordinated muscle contraction, that is called tetany. उसी को कहते हैं tetany. मतलब इसको हम लोग spasmodic contraction भी कहता है, spasm of muscles. पढ़ो एनसीईआरटी में क्या लिखा है? समझ में आया? समझ में आया? This is all about tetany. This is all about tetany due to hyposecretion of parathormone. Reason is hyposecretion of parathormone, my dear. याद रखना. ठीक? चलो हाइपर सिक्रेशन अभी नहीं दिखा रहे हैं, हाइपर सिक्रेशन बाद में दिखाएंगे आपको जब केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ाएंगे, देन आई विल टॉक. रिजॉर्प्शन मतलब डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स. रिजॉर्प्शन बाय द वर्ड रिजॉर्प्शन, दैट मींस डीकैल्सिफिकेशन. हियर इट इज डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स. समझे? एब्जॉर्प्शन तो समझ में आता ही है, रीअब्जॉर्प्शन भी समझ में आता है. चलो नेक्स्ट क्या है? आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स. बहुत सारे कंडीशंस में आर्थराइटिस. आपका सिलेबस में जो आर्थराइटिस है, दैट इज कॉल्ड रूमेटॉइड आर्थराइटिस. वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में है, वॉल्यूम 2. समझ में आया? तो दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड दैट इज एन ऑटोइम्यून कंडीशन. वो ऑटोइम्यून कंडीशन क्यों होता है? देयर इज अ रूमेटॉइड फैक्टर व्हिच इज ऑफ आईजीएम टाइप. आईजीएम समझते हो? एंटीबॉडी एम. एंटीबॉडी एम टाइप एक फैक्टर है, दैट इज कॉल्ड रूमेटॉइड फैक्टर. वो एक सब्सटेंस क्रिएट करता है, ग्रैन्युलर सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड पेनस. वो पढ़ना पड़ता है आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में. तो आर्थराइटिस में कुछ नहीं अभी करना है, केवल आप जान लीजिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज वन थिंग, ऑस्टियोआर्थराइटिस अनदर थिंग. देयर आर टू काइंड्स. तो आपके सिलेबस में रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस आपके सिलेबस में है नहीं. लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आर्थराइटिस इन एनी केस, आर्थोस मतलब जॉइंट, आइटिस आर्थोपोडा, जॉइंट एंड अपेंडेजेस, पता है ना? So arthros मतलब joint and itis मतलब inflammation. So inflammation of joints. Presently इतना ही याद रखना. केवल उसमें एक पॉइंट लिख देना बेटा एनसीईआरटी के अंदर, that is rheumatoid arthritis is an autoimmune disease. Just 2018 का नीट का क्वेश्चन था. 2018 का नीट का क्वेश्चन था, which of the following is not an autoimmune disease? है ना? Autoimmune disease due to the presence of a rheumatoid factor, और एक थोड़ा लिख दे, due to the presence of a rheumatoid factor within bracket IgM type. Due to the presence of rheumatoid factor within bracket IgM type. IgM लिख सकता है तो? This is IgM है ना? Capital I, small g and capital M. Largest antibody है IgM, पता है ना? पेंटामर है. पेंटामर है, 5 मोनोमर से बनता है IgM. IgG मोनोमर, IgA डाइमर, IgD मोनोमर, IgE मोनोमर, and again this one is pentamer. समझ में आया? ये डन हो गया. इसके बाद और क्या है? गाउट. ऑस्टियोपोरोसिस तो भी हो गया. और अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस इधर से ही बता देते हैं.
ऑस्टियोपोरोसिस का दो कंडीशन है, वो दो कंडीशन ही बताते हैं। एनसीईआरटी में एक कंडीशन लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में एक कॉज लिखा हुआ है, बट देयर आर टू कॉजेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। देखो यही पैराथॉर्मोन जो है, चलो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है? ऑकर्स ड्यू टू डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स, ऑकर्स ड्यू टू excess decalcification, excess decalcification of bones. Kenneth, are you understanding, my dear? Occurs due to excess decalcification of bones. ठीक है, नाउ दिस इज, इसका कॉज क्या है? दो कॉजेज है। नंबर वन, एनसीईआरटी में जो अभी लिखा हुआ है, दैट इज डिक्रीज इन ईस्ट्रोजन कंटेंट, है ना, ईस्ट्रोजन लेवल डिक्रीजेस। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, डिक्रीज इन ईस्ट्रोजन लेवल, दैट इज वन ऑफ द फैक्टर, राइट? एग्जाम का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम। सो डिक्रीज एक कॉजेस, डिक्रीज इन ईस्ट्रोजन लेवल, डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। बाद में आप देखिएगा कि लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन को छोड़ के भी एक और चीज है जिसका डिक्रीज के वजह से होता है। तो एनीवे, डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, एक्सेस माने हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथॉर्मोन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथॉर्मोन, ये भी है। पीटीएच, पीटीएच माने पैराथॉर्मोन, समझ में आता है? पैराथॉर्मोन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथॉर्मोन। इन दोनों कंडीशन में क्या होगा? एक्सेसिव डिकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स। तो सपोज, लेट्स कंसीडर दिस, सपोज दिस इज अ बोन, माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कंसीडर दिस इज अ बोन, समझे ना? सो व्हाट, एंड दिस इज ब्लड, दिस इज ब्लड। एक्सेस पैराथॉर्मोन, व्हाट विल हैपन? कैल्शियम विल लूज, एक्सेस कैल्शियम लॉस, एक्सेस कैल्शियम लॉस अगर होगा, बोन रिजॉर्प्शन बढ़ जाएगा। Increase in estrogen, decrease in estrogen level also will do this. Increase parathormone will also do this, है ना? So excessive drainage of calcium ions from the bones into the blood. So bones के अंदर क्या होगा? Bones will develop cavities. So these are cavities inside the bones. These are cavities inside the bones. So formation of cavities or pores inside the bones, है ना? तो बोन्स के अंदर कैविटीज या तो पोर्स बनेगा, एंड दिस इज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस इसी को कहते हैं। लेकिन एक और चीज हमको बताना है आपको, सपोज देयर इज एक्सेस लॉस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स, तो बोन से एक्सेस कैल्शियम निकल के चला गया कहां? ब्लड में। अब पोरोसिस बना, तो पोर्स बना। लेकिन इन दिस कंडीशन, इफ द कंडीशन परसिस्ट, ये कंडीशन अगर चलता रहा तो कैल्शियम आके जुड़ेगा नहीं, द पोर्स विल नॉट बी फिल्ड विद कैल्शियम। सो इफ दिस कंडीशन परसिस्ट, ध्यान दीजिएगा, if this condition persists, then the pores will not be filled with calcium ions. pores fill नहीं होगा, instead fibrous tissue deposit होगा in the pores. Fibrous tissue will start filling the pores. So instead, therefore, fibrous tissue, जिसको हम लोग, the cells are called fibroblasts. That means fibroblasts. समझ में आया? Fibroblasts will fill the pores instead. Got it? And therefore, it will result in brittleness of the bones. The bones will break easily. That is called brittleness of the bones. So it will result in brittleness of the bones. That will result in brittleness of the bones. और अगर bones brittle हो गया, they will break, and that condition is called, ध्यान दीजिएगा, osteitis fibrosa cystica. That condition is called osteitis fibrosa cystica. Osteitis माने inflammation of the bones, fibrosa माने fibrous tissue formation, and cystica मतलब, cyst मतलब cavities which are filled with calcium ions. अब calcium ion नहीं है, fibrous tissue is filled in it. Am I clear? और last, gout. वही वाला सोच रहे थे पहले से। gout, what is gout? ध्यान से देखिएगा, it's a metabolic disorder. gout is a metabolic disorder. It's a metabolic disorder. बहुत कम जगह पे ये लिखा है, it's a metabolic disorder. ওখানে কি লিখেছে রে? तो metabolic disorder नहीं लिखा,
लेकिन जान लीजिए गाउट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है ना. सो इट्स अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड दिस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू डिक्रीज्ड प्यूरिन. प्यूरिन समझते हो? प्यूरिन मेटाबॉलिज्म. प्यूरिन मतलब प्यूरिन एंड pyrimidine. एडेनिन गुआनिन इज प्यूरिन, पता है ना. सो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का डिफेक्ट, decrease or defect in purine metabolism. Got it? And due to this defect in purine metabolism, uric acid crystals deposit in the joints, in the small joints initially. Preferably कहां डिपॉजिट करता है? In the great toe. ग्रेट टो समझते हो? ये ग्रेट टो पैर का, पहले ये ग्रेट टो में होगा. इट विल कॉज इन रेडनेस होगा, सीवियर पेन ग्रेट टो में. समझ में आया? बट इफ दिस थिंग कंटिन्यूज, दिस कंडीशन विल लीड टू द अफेक्शन ऑफ द अदर जॉइंट्स. लेकिन सबसे पहला इंफेक्शन जैसे टीबी में होता है, सबसे पहला इंफेक्शन चेस्ट में होगा. सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन किसी भी जगह पे हो सकता है, हेयर पे भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी हो सकता है, यूरेथ्रा में भी हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है. बट द फर्स्ट इन्फ्लेमेशन इज ऑलवेज हैज टू ऑकर ऑन द लंग्स. ये टीबी का यूनिकनेस है. गॉट इट? लेकिन इसका भी क्या नाम है? गाउट. गाउट में भी द फर्स्ट इंफेक्शन विल ऑलवेज बी ऑन द ग्रेट टो. गॉट इट? सो प्रेफर द ग्रेट टो. रेडनेस, पहले स्वेलिंग, redness with severe pain. Redness, swelling with severe pain. समझ में? Progressively the other joints are affected. Progressively the other joints are affected. Am I clear? कोई डाउट किसी को? बस, that is gout. देख लीजिए. डन. एनी अदर थिंग टू आस्क? किसी को किसी भी जगह पे कोई दिक्कत माय डियर स्टूडेंट्स? येटन सिंड्रोम, मास्थेनिया ग्रेविस, लैम्बर्ट-येटन इज लेस सीवियर देन, वो तो बताया था ना मैंने, उस दिन बताया था मैंने. क्यों सुनना नहीं है तुम्हें? बहुत कुछ बोलना पड़ेगा. The reason is calcium ions का रिसेप्टर में अगर गड़बड़ हुआ तो कैल्शियम आयन रिसेप्टर कैन बी सिंथेसाइज्ड. मतलब बहुत सारे सोर्सेज है सिंथेसिस का, लेकिन एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर सिंथेसिस का सोर्सेज कम है. समझे? बहुत गर्मी लग रहा है. कितना टेम्परेचर? 28. कैसे जीते हो आप लोग? सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है. ये नीट से भी कठिन क्वेश्चन है. आरिश, टेम्परेचर को क्या कर दिया तूने? नहीं किया? उम्मे बेटा, नवंबर, आज कितना तारीख? 7th. और टाइम नहीं है. क्लोज कर. खुद का एक सिलेबस फ्लो होना चाहिए, है ना? कि भाग्यलक्ष्मी कब से सीरियस होना स्टार्ट करेगी तू? आई हैव गॉट लिटिल आयोटा, हाँ, लाइक द यूनिट ऑफ हार्मोन. हाँ, नैनोग्राम्स पर एमएल हार्मोन है ना. नैनोग्राम्स पर एमएल कहां लिखा है? मारो चोर गाले একখানা गुने गुने दुटो. सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म लिखा हुआ है, पेज 153 में लिखा हुआ है. लिविंग स्टेट वाला पैराग्राफ. लिविंग स्टेट वाला पैराग्राफ में दो चीज है. ग्लूकोज का वैल्यू लिखा हुआ है 4.2 से 6.1, वही वैल्यू है. और कोई वैल्यू अगर एनसीईआरटी में है वो नहीं पढ़ना है. पुराना किताब में अगर अलग वैल्यू दिया हुआ है. और हार्मोन का यूनिट दिया हुआ है नैनोग्राम्स पर एमएल ही मिला.
हेलो उज्जैनी कुमारी, क्या हुआ? कुछ नहीं, हो गया, डन। इस चैप्टर को लेके किसी के मन में कोई भी जगह पे कोई भी दुविधा बताइए तुरंत। जॉइंट्स पढ़ाना हो गया, जॉइंट्स फंक्शन निपटा दिया, वेरी गुड। और स्टडी मॉड्यूल का जॉइंट, लैब मैनुअल का जॉइंट भी पढ़ना है आप लोगों को। जो लैब मैनुअल का जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब जॉइंट्स का नेचर पढ़ना है आप लोगों को। समझ में आया? बोलो। सैडल जॉइंट मोर देन वन प्लेन, माने टू प्लेन्स में मूवमेंट होता है सैडल जॉइंट। ये जो है ना, ये मेटाकार्पल एंड कार्पल, ये ऑफ द थंब, ये है सैडल जॉइंट। मतलब दो प्लेन में, एक ऐसा प्लेन, एक ऐसा प्लेन, दो प्लेन में ये मूव करता है, दैट इज सैडल जॉइंट। एक्सक्लूसिवली उधर ही है। और कार्पल बोन्स में, बाकी कार्पल बोन्स में जो जॉइंट है दैट इज कॉल्ड ग्लाइडिंग जॉइंट, वो तो ठीक है। अच्छा, टार्सल बोन में विच इज द लार्जेस्ट टार्सल बोन? कैल्केनियस, वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्केनियस है ना। इधर भी फोटोग्राफ में कैल्केनियस है, ये भी दिखा देते हैं आपको। सर को दिखाया था ये फोटोग्राफ्स? नहीं दिखाया? ये वाला दिस कैल्केनियस, ये फोटो भी देख सकते हो। और एक फोटो है, ये वाला फोटो से समझ जाओगे। दिस वन देखो कितना बड़ा है ना, कैल्केनियस। ठीक है, डन। चलो, तो इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस मैं शेयर कर देता हूं। अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस ऑफ मॉड्यूल, अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस ऑफ फिंगर टिप्स, डॉक्टर अली, कोई भी किताब उठा लीजिए, उसमें जितने भी क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन कंप्लीटली डिफरेंट है। तो वो क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर देता हूं पहले, ठीक है? और वो मैं उसमें भी डाल दूंगा, क्या नाम है उसका, डिजिटल ऐप में, मैं उसको ही बोल देता हूं। हर एक चैप्टर में एक शब्द जो सिलेबस है बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द सिलेबस दैट इज देयर, जो सिलेबस है उस सिलेबस का हर एक वर्ड आपको कंप्लीट करना है। एक्सपेरिमेंटल पार्ट फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री, एक भी शब्द मिस नहीं होना चाहिए जो सिलेबस में है नीट का। लेट मी टेल यू दिस वे, हो सकता है देयर विल बी चेंज इन द सिलेबस दिस ईयर, देयर माइट बी एन इंक्रीज इन द चैप्टर्स। जेईई मेन का सिलेबस चेंज हुआ है, जेईई मेन में कुछ नए चीज आए हैं, and there is very much possibility that those things will be inculcated in the NEET as well. और जेईई मेन में सेक्शन बी में वो ऑप्शनल क्वेश्चंस हटा दिया गया, हो सकता है नीट में भी हट जाए। 180 क्वेश्चंस, 180 आंसर्स, समझ में? एक सेकंड, आई डोंट नो। हाँ, एक्सपेरिमेंटल पार्ट से इंक्रीज क्वेश्चंस आएगा, बिकॉज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज गोइंग टू बी अप्लाइड फ्रॉम 2025 एंड नेशनल एनईपी जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज टोल्ड that 30 to 40% question has to come from the practical part. So practical part ka importance is much more. That is the lab manual of locomotion movement, the lab manual of morphology of flowering plants, very important for biology. Chemistry में analytical chemistry extremely important. Physics में salt analysis जो है, physics में extreme importance, many experiments are there. सिर्फ वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज नहीं है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स दिया हुआ है, वो सब पढ़ना है आप लोगों को। Anyway, क्वेश्चन भेज देते हैं, रुक जाए। Which one? Patella. एक सेकंड, क्या? Hand. Tell us, I don't need to explain. Tell us explain करने का कोई मतलब नहीं है। Patella is the largest sesamoid bone. ये पॉइंट याद रखना। और एक चीज याद रखना, the lower end of femur, patella and the tibia constitute the head of the tibia, constitute of the knee joint. एग्जाम का क्वेश्चन है, लिख लीजिए लोअर एंड ऑफ फीमर, लोअर एंड ऑफ फीमर, लोअर एंड ऑफ फीमर लिखा आपने, लोअर एंड ऑफ फीमर, पैटेला एंड अपर एंड और प्रॉक्सिमल एंड, लिखिए अपर और प्रॉक्सिमल एंड ऑफ टिबिया। ठीक है, कंस्टिट्यूट ऑफ द नी जॉइंट, कंस्टिट्यूट द नी जॉइंट। Patella is also called the kneecap. I'm sending you the answer keys as well. ठीक है, I'm sending you the answer keys as well in the PDF, but do not go through it.
चेक द आंसर की ओनली इट इज डन, ओनली व्हेन इट इज डन। किसको भेजेंगे? कोई एक मुझे ये हाई लिख के भेजो, देखते हैं ये किसका। उज्जैनी का है शायद मेरे पास, रुक जा ये उज्जैनी, अन्य उज्जैनी है। यू सेंड मी? हाँ, ओके ओके ओके, देख लिया। भेज दिया मैंने, चेक कर लो। क्या कैटरपिलर, हाउ आर यू? भाई तबीयत खराब है ना? आज पीटीएम है तो इस वजह से तबीयत खराब था। आज थोड़ा बेहतर हो, चलो ठीक। और तुम, हाँ इसीलिए टेम्परेचर 26 करके रखोगे तो वैसा ही होगा। बैक्टीरिया विल मल्टीप्लाई मोर, टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी लेस देन 25। इसीलिए स्प्रेड करता है ज्यादा, तुम लोग को समझ में नहीं आता। क्या वायरस का कुछ नहीं होने वाला। वायरस वो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द रीजन वेयर इट इज थ्राइविंग। तो तुम्हारा हाइट इतना है, ये है, फिजिक ऐसा है, लेकिन इम्यूनिटी कम है, तो वायरस इन्फेक्ट करेगा। अब देखो मुझे, देखो फुल पॉइजन से भरा हुआ है अंदर, तो इसीलिए कोई पॉइजन नहीं आ रहा है। लाइक AB पॉजिटिव, ऑल एंटीजेंस आर प्रेजेंट इनसाइड, इसीलिए व्हाटएवर यू गिव दे कैन बी यूनिवर्सल एक्सेप्टेड, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। याद आया? एवरीथिंग इज रिलेटेड टू क्वेश्चंस, नीट का टेंशन मत ले। किसमें? एंटीजन इज ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, आरबीसी मेम्ब्रेन में रहता है। आरबीसी इनसाइड द बॉडी बोले चाहिए, सरफेस में नहीं, इनसाइड द आरबीसी नहीं, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, आरबीसी मेम्ब्रेन में रहता है। ओके, इट इज डन। तो ये चैप्टर को क्लोज करते हैं हम लोग। कैन वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उस चैप्टर पे प्रोसीड करें हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, दिस वन है न्यूरल। चलो नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट। वी टॉक ऑफ दिस थिंग, योर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। और पेज नंबर 315 देखिएगा एनसीईआरटी, उसमें देयर इज अ टर्म कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बोल के एक टर्म है। इट इज एक्चुअली द इंटीग्रेशन एंड इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। इट इज इंटीग्रेशन and interrelationships between, but among the various but different organs and systems of the body. इंटीग्रेशन, इंटररिलेशनशिप्स अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, दैट इज कोऑर्डिनेशन। और ये कोऑर्डिनेशन जो है, दिस कोऑर्डिनेशन कैन बी फास्ट एंड कैन बी स्लो। इफ इट इज फास्ट, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ द न्यूरॉन्स। इफ इट इज स्लो, it is done with the help of chemicals called hormones.
chemicals called hormones. And generally, the neural system and the chemical system, that means the hormonal system or the endocrine system, works hand in hand, right? So the neural system and the endocrine system, and the endocrine system works in an integrated way. And therefore we call it neuroendocrinology. So the science with which this mechanism happen, that is neuroendocrinology. So neuroendocrinology determines the science of the interaction or integration between the neural system and the endocrine system. है ना? तो done हो गया. Next, whenever we are thinking of NCERT, so lower organisms का neural system is important. So we start off with the neural system of the lower organisms, right? Page number 316, first paragraph. So neural system of the lower organisms. Neural system of the lower organisms. So neural system of the lower organisms. So usme what happens, my dear students? When we talk of the neural system of the lower organisms, उसमें lowest of the organism को अगर porifera और sponges कहते हैं हम लोग, if we talk of them as porifera or sponges. So if it is porifera or sponges, remember they do not have any neural system. Porifera and sponges do not have any neural system. So neural system absent. ठीक? कोई neurons नहीं है. Even neurons are absent. Even neurons are absent. You can say that they have only cellular level of organization. Then how can you say that the system is present? So system has to be absent. But at the same time, you must understand one thing: the neurons are also absent. So even neurons are also absent. So neurons are also absent. ये भी हो गया. अब जरा ध्यान दीजिएगा. Porifera हो गया. Then what happens? Nidaria. Nidaria मतलब example Hydra. Hydra में NCERT क्या लिख रहा है? Network of neurons. NCERT writes network of neurons. I am not telling that neural system is present because organ system है नहीं. In case of Nidaria, it is only tissue level of body organization, right? Nidaria ctenophora. So tissue level of body organization. So network of neurons. It is also called a nerve net. It is also called nerve net. And these neurons are apolar neurons. It is not written in NCERT. Sorry. Apolar neurons. These neurons are apolar in nature, my dear students. Am I crystal clear to everyone? Done, beta? ठीक तो Kenneth? चलो. इस्लामपुर ठीक तो बच्चे तो माथा एकदम एक्टिव रखता है এখন 7 तारीख हो गया नवंबर का और कितना दिन 170 plus 176 डेज में नीट समझ में आया क्या? कैटरपिलर डर गई? ये डर अच्छा लगा मुझे. डरना जरूरी है. एपोलर न्यूरॉन हो गया. निडेरिया. अब सोचिए हायर ऑर्गेनिजम्स लाइक इंसेक्टा. एनसीईआरटी लिख रहा है इंसेक्टा. What do you know about this? Ganglion. Presence of ganglion and neural tissues. Presence of ganglion and neural tissues. कल का क्लास देखते हैं. अगर ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स पढ़ा देंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा. नो वन शुड बी एब्सेंट. और आज अब ग्रुप में भी आप लिख दीजिएगा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स विल बी टॉट टुमारो. सो ऑल आर रिक्वेस्टेड टू बी प्रेजेंट, वेदर ऑफलाइन और ऑनलाइन डजंट मैटर, लेकिन पूरा क्लास कॉन्सेंट्रेट करना है. ठीक है. इंसेक्टा, गैंग्लियन एंड न्यूरल टिश्यूज, ये हो गया.
अब जरा देखिए, एक लाइन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जिसका असर्शन रीजनिंग बन सकता है, जो क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया सिंस 2013. द लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज हायर ऑर्गेनिजम्स हैव मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम. कहां देख रहा है बेटा, कहां देख रहा है? आंख कहां है? गलत दिशा पे आंख से काम नहीं होगा बेटा. आई एम टॉकिंग ऑफ दिस, समझे? द वर्टिब्रेट्स हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम. ये लाइन देखा आपने? ये देखा आपने लाइन? द वर्टिब्रेट्स हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम. ये जो लाइन है इससे असर्शन रीजनिंग हो सकता है. अगर मैं असर्शन लिखा, द वर्टिब्रेट्स हैव ए मोर developed neural system. Why it is more? Why not it is most developed? We are vertebrates. Why it is not said that we have most developed neural system? How does it matter? The mammals are also there. Man is also there. So we should have a most developed neural system. Bhagoloki, don't you think yourself as an exception? You look like, but brain का बात हो रहा है इधर. न्यूरल सिस्टम के बारे में बात हो रही है. क्या उज्जैनी तू भी एक्सेप्शन में आती है क्या? नहीं. ओके, यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ. चलो बताओ, Why it is more? अरे दिमाग का दही मत बना. बोल, ठीक से बोल. आरिश बोल, दिमाग लगा. घुटने पे है क्या दिमाग? बोल. पैटला के अंदर है. देव प्रसाद, माथा काज করছে না, মাথায় বাড়ি মারবো একটা. এটা ভাবতে হচ্ছে এটা. You need to think on it. ऐसा स्टेटमेंट है क्या ये? अजीब पागल है सब. हाँ हाँ, तो यू नेवर नो, अगले टाइम जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे उसका मोस्ट डेवलप्ड. दिमाग सोच रहा था. ओ, आज का तेरा हेड हेवी है ना. आज हेवीनेस ऑफ द हेड इज द रीजन दैट यू कुड नॉट आंसर. ओके ओके ओके, अंडरस्टैंड. Evolution is progressive. Evolution is usually progressive. So the brain development will be more in case of the organisms which will come later on in case of evolution. Right? No, you are proving. You are justifying my statement. Backbench. Won't my voice reach up to the backbench? My voice can reach in the entire building if I want. Don't worry. Evolution is usually progressive, right? Is usually progressive. है ना? Therefore, in course of evolution, nothing is fixed and permanent. है ना? You can never say that I am the best. We cannot say. Because हम लोगों से भी best आएगा, better आएगा. So this thing will always continue in course of evolution. This is a rule. Am I clear? तो इसीलिए more developed neural system. चलिए, अब न्यूरल सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरल सिस्टम एनसीईआरटी में पार्शियल क्लासिफिकेशन दिया हुआ है. एनसीईआरटी में पार्शियल क्लासिफिकेशन दिया हुआ है ना? वी विल गो फॉर द फुल क्लासिफिकेशन. एम आई क्लियर माय डियर? तो चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरल सिस्टम ध्यान से देखिएगा बेटा, कॉन्सेंट्रेट करिए, बहुत इजी है. आपको पता है कि सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम ये तो है ही. यू नो दिस. सीएनएस एंड पीएनएस, भाग्यश्री पता है ना? सीएनएस एंड पीएनएस. अब सीएनएस क्या है? सीएनएस का क्लासिफिकेशन में बहुत इजी. बताओ. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. देयर इज नो प्राइज इन टेलिंग दिस. एंड पीएनएस का क्लासिफिकेशन क्या है? हट. हाँ, सॉरी, मेरा दिमाग खराब हो गया. अच्छा नहीं, ये इस तरह से नहीं. एक सेकंड. इसका क्लासिफिकेशन विल बी बेस्ड ऑन classification is based on origin. Number 2, organ supplied. एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है that is the second classification. First classification is not given in NCERT. So peripheral neural system based on origin अगर है my dear students,
तो इसका दो ओरिजिन होगा, फ्रॉम ब्रेन, नंबर 2 फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। तो फ्रॉम ब्रेन, फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, फ्रॉम ब्रेन, ब्रेन से जो आ रहा है बेटा दैट इज कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से जो आएगा दैट इज स्पाइनल नर्व्स। तो व्हेन आई एम टॉकिंग फ्रॉम ब्रेन, वी आर टॉकिंग ऑफ द क्रेनियल नर्व्स माय डियर, cranial nerves, count 12 pairs. This is spinal nerves, count 31 pairs, 31 pairs, right? And when I'm talking of the organ supplied, if it is supplying the voluntary organs, if it is supplying the voluntary organs of the body, तो voluntary organs को अगर supply करेगा बेटा, those will be somatic nerves, somatic nerves, है ना? Or if it supplies the involuntary organs of the body, those will be called autonomic nervous system. तो involuntary organ को अगर supply करेगा, है ना, involuntary, that will be autonomic neural system or nervous system. इसका दो कैटेगरी आता है बेटा, one is sympathetic neural system or nervous system, one is parasympathetic nervous system. Am I clear? Done? This is the classification. Second part of classification is given in NCERT. This part is not given. Now, when I'm talking of the brain, brain का और एक नाम है encephalon, ENCEPHLON, PHALON. Encephalon is brain. Now, brain का तीन parts, तीन components, forebrain, midbrain, hindbrain. So forebrain, midbrain, hindbrain. Any doubts? Forebrain is called prosencephalon. Prosencephalon. Midbrain is called mesencephalon. Hindbrain is called rhombencephalon. Am I clear? And forebrain के अंदर number one क्या है forebrain का? हाँ, telencephalon and diencephalon. Am I clear? mesencephalon के अंदर दो है, number 1 tectum, number 2 cerebral peduncle. Rhombencephalon, hindbrain के अंदर दो है, number 1 metencephalon, number 2 myelencephalon. metencephalon के अंदर cerebellum and pons, and myelencephalon के अंदर medulla oblongata. Done? Any doubts to anyone, my dear? सहज এটা, this is easy. अब whenever we talk of a central neural system in general, we have a common photograph जो हम लोग बनाते हैं. You people have seen that photograph, I guess. This photograph is the universally accepted photograph of the central neural system. This is the universally accepted photograph of the central neural system. You need to know about this photograph, and many a times we will use this photograph. Number of times we will use this photograph, है ना, for our reference. So this is the forebrain. Forebrain का outer part and inner part. Inner part is this. Outer part is telencephalon. बताया मैंने अभी. And inner part is diencephalon. We have a paired diencephalon. Frog. Unpaired diencephalon. Discussion हुआ था हम लोगों का, है ना? And olfactory lobes. याद है ना? और optic lobe in the forebrain. याद है ना? Optic lobe in the midbrain. याद है ना? वो डिस्कशन हम लोगों ने करा था, भूलेगे चीज तो ही. Midbrain में optic lobe, olfactory lobe in the forebrain, है ना? किरे मने আছে? याद है? हूं. चलो next. This is the midbrain. This is the pons varoli. This is the cerebellum. This one is the medulla oblongata, and here goes the spinal cord. So this is all about the central neural system, my dear. This is central neural system, whatever you are seeing in front of your eyes. The
This is the longitudinal section of the central neural system. अगर इसको ऐसे काटते हो मुझे, ऐसे अगर काटोगे मुझे, so you will get this photograph. Am I clear? Longitudinal section कहते हैं हम लोग इसको. Transverse section मतलब ऐसे काटना. This is not a transverse section. It's a longitudinal section in central nervous system. Yeah, central neural system. समझे ना? Done? इसका फोटो ले ले. पिछले का फोटो लिया था आप लोगों ने? चलो ठीक. इसका फोटो ले लीजिए बेटा और ग्रुप में डाल दीजिए. सही से लेना. ये क्या है? फोन है तेरा? ओ, जूता जैसा लग रहा है. हाँ जूता ही है तो ये. ऊपर কেন পড়বে? ভালো করে তোলো. खड़ा होकर सही से उठा. हाँ उठा सही से. और उसका एचडी फोटो भेजना है. कोई भी काम पे डिसिप्लिन नहीं है. थोड़ा खड़ा होकर उधर जाकर खींचती. ये सही नहीं है ना, बिकॉज एवरीवन विल सी इट ना. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इतना तक डन. नाउ वी विल स्टडी द डिफरेंट क्लासेस ऑफ टाइप्स ऑफ द न्यूरल टिश्यूज. Next topic of discussion will be the different types of neural tissues. Give me 2 minutes, है ना? I just come for the washroom. চলে যাবে? আচ্ছা ঠিক আছে, এটাতেই চলে যাচ্ছি. हेलो, चल रहा था ना? मैं खुद म्यूट करके गया. अच्छा, हाय भगवान, चल रहा था ना? ओके. तो इसको इरेज करें हम लोग. चलो नेक्स्ट डिस्कशन. Now,
Another very important discussion, beta. Types of neural tissues. Types of the neural tissues. Am I clear? तो न्यूरल टिश्यूज के टाइप्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, न्यूरल टिश्यूज के टाइप्स के बारे में हम लोग अगर बात करें, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूरल टिश्यूज. नंबर वन, न्यूरोग्लिया. न्यूरोग्लिया. नंबर टू, न्यूरॉन्स. ठीक. अब न्यूरोग्लिया के बारे में बात करते हैं. व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अ न्यूरोग्लिया एंड द न्यूरॉन? न्यूरोग्लिया बेसिकली these are the supporting cells of the nervous system. Supporting cells of the neural system. इतना गर्मी क्यों लग रहा है? Supporting cells of the neural system. Am I clear? अब जरा देखिए, these are the supporting cells of the neural system. Number two, they can divide throughout the life. They can divide throughout the life. Number three, they are present only in the central neural system. They are not present in peripheral neural system. They are present only in the CNS, in the central neural system. They are present only in the central neural system, not in the PNS. Am I clear? Next, types of neuroglia. Types, three types. Number one, astrocytes. Astrocytes. Number two, oligodendrocytes or oligodendroglia. Oligodendrocytes or oligodendroglia. Number three, microglia or microcytes. Microcytes or microglia. Every one of you know about these three. Number one, astrocytes. Aster means star. So they are star-shaped cells and the largest cells of neuroglia. So they are star-shaped cells. They are the largest cells of neuroglia. Acha, one more thing, very important point of neuroglia that was present in animal tissues. Kya tha wo point? Page number 105. More than 50% of the neural tissues are neuroglia. So neuroglia ka aur ek point hai, more than constitute more than 50% of the neural tissues. Am I clear? ठीक. Next, हाँ, अब क्या है इसका function? They allow the passage of certain specific ions from the blood to the brain. Therefore, they act in the formation of blood-brain barrier. So they allow the passage of some specific ions. They allow the passage of certain specific ions from the blood to the brain, and therefore forms the BBB, blood-brain barrier. 3 points हो गया. They allow the passage of certain specific ions from the blood to the brain, that is they help in the formation of blood-brain barrier. ये function हो गया astrocytes का, तो astrocytes closed और कुछ नहीं करना है. Oligodendrocytes or oligodendroglia, they help in the formation of myelin sheath. So helps in myelinogenesis. Myelinogenesis मतलब synthesis of myelin sheath. कहां पे? In the CNS. Myelin sheath in the CNS, beta. So they help in the synthesis of myelin sheath in the, because they are present in CNS only. They are not present in PNS, right? Now, microcytes or microglia, these are the phagocytic cells of the brain. These are the phagocytic cells of the brain. तो phagocytic cells का मतलब क्या है? Phagocytic cells का मतलब है these are macrophages. These are macrophages, and macrophages come from monocytes. Therefore, they are
मैक्रोफाजेस, राइट? एंड मैक्रोफाजेस कहां से आता है? मैक्रोफाजेस विल कम फ्रॉम द मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स कहां से आएगा? किसका पार्ट है? ए ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स किसका पार्ट है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी किसका पार्ट है? ब्लड। कहां से सिंथेसिस होता है? डब्ल्यूबीसी का सिंथेसिस सोर्स क्या है? बोन मैरो, रेड बोन मैरो। एंड दीज आर माइलॉइड, मतलब मेसोडर्मल। एम आई क्लियर? मेसोडर्मल इन ओरिजिन। सो बाकी इसको छोड़ के जितने भी डिस्कशंस है, whatever we have discussed, the entire neural system is ectodermally derived, except microglia, which is mesodermal. Am I clear? The entire neural system is ectodermally derived, ectodermal in origin, except microglia, which is mesodermal. Am I clear? ये फेमस लाइन है, एग्जाम का क्वेश्चन वाला लाइन, और एकदम नीट लेवल का क्वेश्चन का लाइन। कोई भी फैगोसाइटिक सेल कभी भी एक्टोडर्मल नहीं हो सकता। Any phagocytic cells are macrophages and they have to be mesodermal. Am I clear? Come to the neurons. They are the structural and functional unit, both. Structural and functional unit. Now neurons का classification पढ़ना है my dear students. NCERT में एक तरह का classification दिया हुआ है and here we will study another type of classification. दोनों टाइप का पढ़ेंगे हम लोग, है ना? So classification of the neurons. Classification of neurons. This classification is based on number one, presence or absence of axon. Based on number one, presence or absence of axon. Number two, presence and absence of axon is given in NCERT. Number two, based on length of the axon. You have not studied this. Number three, based on functions. You have studied this, but NCERT में नहीं है. Am I clear? Any doubts? अब जरा ध्यान से देखिए, presence और absence of axon. इसमें number A, number A, apolar neuron. Number B, unipolar neuron. Number C, pseudo, NCERT में नहीं है, pseudo unipolar neuron. Number D, bipolar neuron. Number E, multipolar neuron. Am I clear? All these are given in NCERT except ये नहीं है. This is not given. This is not given. The remaining three are given, right? Length of axon इसका दो है, Golgi type 1 and type 2. Golgi type 1 इसमें length of axon is more. Length of axon is very high, very long. And Golgi type 2, it's not in your syllabus, don't worry. Golgi type 2 length of axon is short. समझ में? This is not in your syllabus, no one will ask you this. लेकिन incomplete नहीं बना सकते, इसीलिए बना दिया. But this one is very important. Every one of you know about this. Number one, it is sensory neuron. Number two, it is motor neuron. And number three, it is mixed neuron. है ना? Now, every one of you know that it is in your syllabus. Take? Any doubts? Clear? सब बताएंगे, खत्म नहीं हुआ. ठीक? तो मॉड्यूल है आप लोगों का, निकालिए. न्यूरल सिस्टम है उसमें. ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्रॉन, ये पहला वाला जो है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एक्सॉन, पेज 9. एपोलर
एपोलर न्यूरॉन मतलब नो डेफिनेट एक्सॉन। अच्छा इधर हवा लग रहा है ना, गर्मी लग रहा था मुझे उधर। अच्छा एपोलर नो डेफिनेट एक्सॉन और डेंड्रॉन, सेल प्रोसेसेस आर इधर एब्सेंट और प्रेजेंट। चलो सो नो डेफिनेट डेंड्रॉन और एक्सॉन मतलब क्या है एपोलर। आइए एपोलर, अगर एपोलर के बारे में हम लोग बात करें, सो इट विल बी लाइक दिस माय डियर, देख लीजिए, दिस इज लाइक दिस। एपोलर न्यूरॉन कहां मिलेगा? लोअर इनवर्टिब्रेट्स, हाइड्रा, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, निडेरिया हो गया, टेनोफोरा हो गया, दे हैव एपोलर न्यूरॉन्स। चलिए नेक्स्ट, यूनिपोलर न्यूरॉन, सेल बॉडी विथ वन एक्सॉन, सेल बॉडी विथ वन एक्सॉन, गॉट इट। तो यूनिपोलर, यूनिपोलर इसीलिए पोल इज वन, दैट मींस एक्सॉन इज वन। यूनिपोलर सेल बॉडी विथ वन एक्सॉन मतलब दिस इज द स्ट्रक्चर, यू कैन डू लाइक दिस एज वेल, सेल बॉडी विथ वन एक्सॉन, इसको भी हम इस तरह से भी कर सकते हो, सेल बॉडी विथ वन एक्सॉन, है ना, यू कैन डू लाइक दिस एंड एट द सेम टाइम इसको इस तरह से भी ये कर सकते हो, और इसमें कुछ ब्रांचेस करो भी ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस ब्रांचेस मे बी प्रेजेंट मे नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है, बट दीज आर नॉर्मल डेंड्राइट लाइक ब्रांचेस, दीज आर नॉर्मल डेंड्राइट, लेकिन एक्सॉन, इसको करके कंफ्यूजन मत करना, इसको हटा दो, फिर आपको इजी होगा याद रखना, सेल बॉडी विथ वन एक्सॉन। तो सेल बॉडी, दिस इज द सेल बॉडी मतलब साइटोन, सेल बॉडी विथ वन एक्सॉन, फिनिश्ड। कहां मिलेगा? एम्ब्रियोनिक स्टेज, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एग्जाम्पल इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, बाइपोलर, टू प्रोसेस फ्रॉम साइटोन, वन एक्सॉन एंड वन डेंड्रॉन। ये फोटोग्राफ देखो, बाइपोलर, वन एक्सॉन, बाइपोलर, बाइपोलर, वन एक्सॉन एंड वन डेंड्रॉन। तो इसको हम लोग अगर डिटरमाइन करते हैं माय डियर, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्रॉन, किस तरह से, जरा देखिए, ये एक्सॉन, हाउ विल यू डिफरेंशिएट, एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन बल्ब बनाइए, साइनेप्टिक बल्ब, और इधर इधर आप इसको खींच के ऐसे बना दीजिए, एम आई क्लियर? सो वन एक्सॉन एंड वन डेंड्रॉन, जब साइनेप्टिक बल्ब आपने बना दिया दैट मींस दिस इज द एक्सॉन, एम आई क्लियर? इसीलिए इधर देखिए, आई हैव मेड द साइनेप्टिक बल्ब, सो दिस वन इज द एक्सॉन। लेकिन जब ब्रांचेस बनाएंगे, आई डिड नॉट मेक एनी साइनेप्टिक बल्ब्स, तो व्हेनेवर यू आर मेकिंग द साइनेप्टिक बल्ब्स, एम आई क्लियर, then that is called an axon, then that branch is the axon. Next, pseudo unipolar, कहां गया? pseudo unipolar, nerve cell on one axon but process developed from axon which act as a dendron, मतलब axon से ही एक ब्रांच ऐसे निकलता है छोटा सा, देखो यूनिपोलर है, नॉर्मली ऐसा है, look here, normally it is like this my dear, एकदम ऐसा ही है जैसा उधर बनाया था, exactly same है, normally it is like this, but देखो pseudo, शूडो क्यों ऐसा? शूडो एग्जाम्पल कहां है? डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, फोटोग्राफ है एनसीईआरटी में पेज नंबर 322, एग्जाम शूडो यूनिपोलर, शूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, पेज नंबर 322, रिफ्लेक्स एक्शन नी जर्क, देखो डॉर्सल रूट गैंग्लियन दिया हुआ है, हैव यू सीन माय डियर स्टूडेंट्स? डॉर्सल रूट गैंग्लियन of the spinal cord, and that is pseudo unipolar my dear, ठीक है? so dorsal root ganglion of the spinal cord, that is pseudo unipolar, ठीक? next, multipolar, one axon but many dendron, जो पिक्चर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, that is multipolar। अच्छा बाइपोलर दिया था मैंने, बाइपोलर का एग्जांपल नहीं दिया, बाइपोलर इज रेटिना ऑफ द आईज, हाँ, गिवन इन एनसीईआरटी, हाँ, इसका एग्जांपल है, एग्जांपल रेटिना ऑफ द आईज, रेटिना ऑफ द आईज, बाइपोलर, बहुत सारे हैं, रेटिना में बहुत सारे बाइपोलर न्यूरॉन है, एमाक्राइन सेल्स, हॉराइजॉन्टल सेल्स, बाइपोलर सेल्स, है ना, हॉराइजॉन्टल से इंटरप्लेक्सिफॉर्म सेल्स, दीज आर ऑल बाइपोलर न्यूरॉन्स। अब जो नाम बताया आपको पता नहीं है शायद, लेकिन अगर आई सिलेबस में दे दिया तो एग्जाम से पहले मैं एक बार पढ़ा भी दूंगा उसको, टेंशन मत लीजिए। और मल्टीपोलर का फोटो ऑलरेडी दिया हुआ है, सो वन एक्सॉन एंड मेनी डेंड्रॉन्स, है ना, दैट इज द फोटोग्राफ ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन। और ये न्यूरॉन का जो फोटोग्राफ एनसीईआरटी में है 317 में, वो फोटोग्राफ का लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। लो किसका है ये?
तो उसका फोटोग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, और हर एक लेबलिंग को ध्यान से देखिएगा। लेकिन एक चीज मुझे बताना है आपको, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, दो चीज बताएंगे। नंबर वन, माइलिन शीथ। नंबर वन, द कॉन्सेप्ट ऑफ माइलिन शीथ। सुन लीजिए, अगर प्रेजेंट है तो द न्यूरॉन इज माइलिनेटेड और मेड्यूलेटेड न्यूरॉन। अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड अ माइलेटेड न्यूरॉन और अ मेड्यूलेटेड न्यूरॉन। समझ में आया? और अगर माइलिन शीथ इज एब्सेंट, अगर ये माइलिन शीथ एब्सेंट है, तो ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन और नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन। तो नॉन माइलिनेटेड और नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन। एम आई क्लियर? सो माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड, ये समझ में आया? Remember, my dear students, myelinated neurons are present and both are present in both CNS and PNS. Both are present in both CNS and PNS. বুঝতে পেরেছো আমি কি বললাম? Remember this. ऐसे आप नहीं कह सकते कि CNS में केवल myelinated है, PNS में केवल नॉन माइलिनेटेड, ऐसा नहीं है। Both are present everywhere. Clear? Number 2, Schwann cells. Schwann cells, इसका फंक्शन क्या है? माइलिन शीथ फॉर्मेशन, माइलिनेशन। माइलिनेशन मतलब क्या? माइलिन शीथ फॉर्मेशन इज Schwann cells का फंक्शन। Schwann cells जो है जनरली ये फंक्शनल होता है इन द PNS। Schwann cells is functional in PNS, is functional in PNS, but non-functional in CNS. Since in CNS myelination is done by oligodendrocytes. समझ में आया? CNS में कौन करता है? कहां गया? Oligodendrocytes. Am I clear? So Schwann cells are present in both central and peripheral. In peripheral it produces myelin sheath, in central it is done by oligodendrocytes. So Schwann cells are non-functional in central neural system. बुझते पेरेछो? बड़ा जबरदस्त 2 पॉइंट बताया मैंने, बाकी डिस्कशन कल। Ask everyone to be present tomorrow. फोटो ले ले बेटा सही से, ठीक? केनेथ समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कभी भी दिक्कत है मेरा नंबर ले लीजिएगा। You can text me whatever questions you have doubts, ठीक है? And you must study NCERT, my dear. Don't study those nonsense books. कोई मतलब नहीं है। You solve the questions from anywhere, I don't mind, but study NCERT. Our memory is photographic. तो photographic memory हमेशा NCERT का lines होना चाहिए, ठीक? चलो, thank you.